अगले दिन सुबह 8 बजे के करीब मैं नित्य क्रम से निर्वित होकर गेस्ट हाउस से निकल आया। उस समय मेरी पिछली रात की संगिनी हिप्पी बला अपने अन्य तमाम संगी साथियों के साथ दिन दुनिया से बेखबर सोई पड़ी थी। कोई भी दोपहर से पहले जागने के मूड में नहीं मालूम होता था। मेरी जेब में गंजे की जेब से निकली रकम अभी भी सुरक्षित थी। पिछली रात से अब तक मैंने उसमें से मुश्किल से 30 रुपये खर्च किए थे। रगील से मैं तांगे पर बैठकर कुतुब रोड पहुंचा। वहां से पैदल चलता हुआ मैं तेलीवाड़े पहुंचा। तेलीवाड़े का वह मकान तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई जहां रश्मि मुझे पहली बार लेकर आई थी और जहां नासिर ने मेरी तस्वीरें खींची थी। मकान के दरवाजे पर अब भी एक बड़ा सा ताला झूल रहा था। मैंने ताले की सूरत पहचानी और वापस लौट पड़ा। करतार सिंह नाम के जिस तांगे वाले ने मुझे शुरू में घोड़ा तांगा किराए पर दिलाया था और बाद में भी कई मामलों में मेरी भारी मदद की थी, वह बहुत भरोसे का आदमी था और उस समय मुझे उसकी मदद की सख्त ज़रूरत थी। मैं 12 टोटी चौक पर पहुंचा। वहां आधा पौना घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरी करतार सिंह से मुलाकात हो गई। वह भी फव्वारे और 12 टोटी के बीच ही तांगा चलाता था। देर सवेर उसने 12 टोटी चौक पहुंचना ही था। करतार सिंह ने घोड़े को पानी पिलाने के लिए खेल के सामने ला खड़ा किया और स्वयं उसकी बगल में खड़ा होकर बीड़ी सुलगाने लगा। करतारे, मैं उसके समीप जाकर धीरे से बोला। करतार सिंह मेरी ओर घूमा। उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और फिर फौरन मुझसे उचटकर दाएं बाएं फिरने लगी। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। कमाल है, वह जैसे घोड़े से बोला। क्या कमाल है? मैं बोला। अभी किसी जानी पहचानी आवाज़ में मुझे पुकारा था। करतारे, तुझे मैंने पुकारा था। बाबू साहब, वह हैरानी से मेरी ओर देखता हुआ बोला। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ओए करतारे, दया पुत्रा, मैं सख्त शिकायत भरे स्वर में बोला। ओए, अपने बनवारी को नहीं पहचानता? करतार सिंह की आंखें फट पड़ी। उसने कई बार सिर से पांव तक मुझे घूरा। मेरी नीली आंखें, साफ सुथरा चेहरा, फ्रेंच कट दाढ़ी मूंछ, हिप्पी लिबास और फिर मुंह में दबा पाइप उसे चकरा देने के लिए काफ़ी थे। ओए बनवारी, एकाएक वह हर्षित स्वर में बोला। ओए कंजर दया, ओए तू तो विलायती साहब बन गया है। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। जरा मेरे साथ इधर आओ, जरूरी बात करनी है। उसने एक अन्य तांगे वाले को अपने घोड़े तांगे पर निगाह रखने के लिए कहा और मेरे साथ हो लिया। मैं उसे वेस्ट एंड तक अपने साथ ले आया। माजरा की है मित्रा, करतार सिंह फिर बोला। तू तो साहब देख करता रहे। मैंने उसकी बात काटी। इस वक्त मैं बड़ी मुश्किल में हूँ और मुझे तेरी मदद की सख्त ज़रूरत है। बाद में मैं कभी गांधीनगर तेरे घर आऊँगा और फिर बड़े इत्मीनान से तुझे सारी दास्तान सुनाऊँगा। फिलहाल तू मेरी बात सुन। सुना, वह उलझनपूर्ण स्वर में बोला। मैंने एक ताला खोलना है। किसका? किसी का, किसी के घर का। फड़ाया जाएगा सालिया, बीच में मत टोक। करतार सिंह, हल्ला। मैंने ताले की निर्मात्री कंपनी का नाम और हुलिया वगैरह बयान कर दिया और कहा, मुझे पता है तेरे बल्ली माराने वाला यार तालों में चाबियों लगाने का काम करता है। तू मुझे उससे इस ताले की चाबी लाकर दे। लेकिन बिना ताला देखे जो कुछ मैंने ताले के बारे में बताया है उससे चाबी बना लेना नामुमकिन काम नहीं है। अगर एक नहीं तो उससे कह 3-4 चाबियाँ बना दे, 8-10 बना दे। लेकिन माजरा क्या है? देख करता रहे। मैं उसका हाथ दबाता हुआ बोला। तू मेरा यार है ना, तो फिर इस वक्त माजरा ना पूछ। जल्दी ही मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। और तू अचानक गायब कहाँ हो गया था वह भी बताऊंगा। मैं जल्दी ही गांधीनगर आऊँगा। मैं बोतल ले आऊँगा। मच्छी का इंतज़ाम तू करना, ठीक है? करतार सिंह अनिश्चित सा मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने 10-10 के 2 नोट उसकी मुट्ठी में ठूस दिए और बोला, जरा काम जल्दी का है, फटाफट लौटना। मैं तुझे चौक में ही मिलूंगा। करतार सिंह असमंजसपूर्ण ढंग से सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। मेरे बुरे दिन के साथ ही करतार सिंह का मंद बुद्धि होना मेरे लिए तो फायदे की ही बात थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके दोस्त बनवारी का यूनियन बैंक की डकैती या जेल से फरार किसी अपराधी से कोई वास्ता हो सकता था। लगभग 12 बजे मुझे करतार सिंह फिर 12 टोटी चौक में मिला। उसने मुझे एक अखबार के कागज़ में लिपटी
हुई 6 चाबियां सौंप दी। साथ में उसने मुझे 10 रुपये वापस करने की कोशिश की जो मैंने नहीं लिए। मैं जल्द ही गांधीनगर आकर उससे मिलने का वादा बराबर दोहराकर और भरजाए सत श्री अकाल कहकर वहां से विदा हुआ। मैं वापस तेलीवाड़े के मकान के सामने पहुंचा। गली में इक्का दुक्का आदमी ही आता जाता दिखाई दे रहा था। कतार से की दी चाबियों में से एक चाबी से वह ताला खुल गया। मैं भीतर घुसा और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सावधानी से इमारत को टटोलना आरंभ कर दिया। उस सजे सजाए ड्राइंग रूम को छोड़कर जहां मैं पहली बार लाया गया था, इमारत के तमाम कमरों को ताले लगे हुए थे और तालों की शक्ल देखकर साफ मालूम होता था कि वे काफ़ी अरसे से खोले नहीं गए थे। मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा। मैं इतनी बारीकी से वहां की तलाशी लेनी आरंभ की जैसे मैं कोई सुई तलाश कर रहा हूं। वास्तव में मुझे किसी ऐसे सूत्र की तलाश थी जो अजित वगैरह को ढूंढने में मेरी सहायता कर सके। लंबी और कड़ी तलाश के बाद संयोगवश ही टेलीविज़न के पीछे गिरे पड़े एक अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास के बीच में रखी एक रसीद मेरे हाथ आ गई। रसीद पर एस्प्लेनेड रोड पर स्थित एक फोटोग्राफिक स्टूडियो का पता लिखा हुआ था। रसीद के अनुसार उस स्टूडियो को एक 35 मिलीमीटर की फिल्म धुलने और प्रिंट बनाने के लिए दी गई थी। रसीद पर थॉमसन रोड वाली डकैती से 2 दिन पहले की तारीख पड़ी हुई थी। मैंने वह रसीद जेब के हवाले की और इमारत से बाहर निकल आया। मैंने मुख्य द्वार को पूर्वतः ताला डाल दिया और 6 की चाबियां रास्ते में एक गटर में फेंक दी। कुतुब रोड से एक तांगे पर सवार होकर मैं फव्वारे पहुंचा। वहां से एस्प्लेनेड रोड पास ही था। मुझे रसीद वाले फोटोग्राफिक स्टूडियो को तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने रसीद स्टूडियो पर बैठे आदमी के सामने रख दी। दुकानदार ने रसीद देखी और बोला, बड़ी पुरानी रसीद है। हाँ, मैं संक्षिप्त सा उत्तर दिया। दुकानदार अपने दराज टटोलने लगा। उसने अपने दराजों में से उस रसीद के नंबर वाली फिल्म और प्रिंट नहीं मिले। उसने असमंजसपूर्ण नेत्रों से फिर रसीद के नंबर को देखा। उसने अपनी डुप्लीकेट बुक निकाली। वह कुछ क्षण तक डुप्लीकेट बुक देखता रहा और फिर निर्णयात्मक स्वर से बोला, लेकिन भाई साहब, यह फिल्म और प्रिंट तो हम सप्लाई कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? रसीद तो मेरे पास है। मैं बोला, फिल्म हमारे पास आप लाए थे? नहीं, मैं तनिक हिचकिचाता हुआ बोला, फिल्म मेरे एक दोस्त की है और वही आपके पास उसे लाया था। मेरा दोस्त दिल्ली से बाहर चला गया है। मैं दिल्ली आ रहा था। उसने मुझे यह रसीद दी थी कि मैंने पेमेंट करके फिल्म और प्रिंट ले आऊं। आपके दोस्त का नाम नासिर खां है? हाँ। वे भोपाल चले गए हुए हैं? हाँ, लेकिन उन्होंने तो हमें फिल्म और प्रिंट रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा भोपाल भेज देने का निर्देश दिया था, जो कि हमने कब के भेज दिए हुए हैं। तो फिर यह रसीद उनके पास कैसे रह गई? यह रसीद तो उनके कथा अनुसार खो गई थी। उन्हें आपको बताना चाहिए था। हमने तो डुप्लीकेट बुक पर रसीद खो गई है लिखकर उनसे हस्ताक्षर भी करवा लिए थे। यह देखिए। अब दुकानदार ने डुप्लीकेट बुक उसके सामने कर दी। दुकानदार ठीक कह रहा था। समझ में नहीं आता, नासिर ने फिर रसीद मुझे क्या दी? दुकानदार चुप रहा। अपने पार्सल कब भेजा था? 1 महीना हो गया है, लेकिन पार्सल तो उसे आज तक नहीं मिला। यह कैसे हो सकता है? यही हुआ है। लेकिन भाई, मैं कल भी तो भोपाल से आया हूँ। कल तक तो पार्सल पहुँचा नहीं था। रसीद की बात यूँ हुई होगी, नासिर की गुम हो चुकी रसीद बाद में मिल गई होगी। आपका पार्सल पहुँचा नहीं। मैं दिल्ली आ रहा था। उसने रसीद मुझे देकर यहाँ आने के लिए कहा ताकि अगर पार्सल आपने ना भेजा हो तो मैं पेमेंट करके प्रिंट ले लूँ। लेकिन साहब, पार्सल हम कब का भेज चुके हैं और पेमेंट तो आपके दोस्त तभी कर गए थे जब वे हमें पार्सल भेजने के लिए कहने आए थे। समझ नहीं आता, क्या गोरख धंधा है। आपको पूरा विश्वास है आपने पार्सल भेज दिया है? कमाल है साहब, यह भी कोई भूलने वाली बात है। शायद आपने पता गलत लिख दिया हो। हमने वही पता लिखा था जो आपके दोस्त हमें लिखकर दे गए थे। ज़रा पता दिखाइए तो। पता तो एक कागज़ पर लिखा हुआ था जो हमने पार्सल करवाने के बाद ही फेंक दिया था। तलाश कर लीजिए, शायद कहीं रखा हो। नहीं रखा है साहब। अब तक पता रखा हमने क्या करना था। मेरा मन निराशा से भर उठा। नासिर का पता मालूम होता होता रह गया था। मैं वहाँ से लौटने ही वाला था कि एकाएक मुझे एक ख्याल आया। लेकिन आपने पार्सल की रजिस्ट्री की डाकखाने से मिलने वाली रसीद तो रखी होगी, या हुआ भी फेंक दी है? मैं बोला,
वह तो रखी हुई है, दुकानदार बोला। इसलिए रखी हुई है कि बाद में कोई घपला हो तो हम रसीद से यह साबित कर सके कि हमने पार्सल वाकई भेज दिया है। ज़रा रसीद दिखाइए तो। दुकानदार ने कहीं से खोज खाज कर डाकखाने की रसीद निकाली और मेरे सामने रख दी। मैंने रसीद देखी और फिर मेरे मुंह से शांति की सांस निकली। रसीद पर नासिर खां का पता लिखा हुआ था, सुल्तानिया रोड, मध्य प्रदेश स्टेट, एम्पोरियम के पास, भोपाल। मैं दुकान से उतर आया। नासिर खां का भोपाल का पता मैंने अच्छी तरह याद कर लिया और पहला मौका हाथ आते ही एक कागज़ पर नोट कर लिया। तीनों में से एक का पता लग जाने के बाद बाकी दो को तलाश कर लेना मेरे लिए कठिन काम नहीं था। अब मेरे लिए समस्या थी दिल्ली से बाहर निकलने की। मेरा वर्तमान बहरूप कितना ही अच्छा क्यों नहीं था, लेकिन फिर भी एक फरार कैदी की तलाश की ताज़ा गर्मा गर्मी में मेरी पहचाने जाने और पकड़े जाने की काफ़ी संभावना थी। फिर नवंबर का महीना चल रहा था। मेरे पास न कपड़े थे और न रहने का ठिकाना। ऐसी संदिग्ध स्थिति मेरे लिए और भी खतरनाक साबित हो सकती थी। वर्तमान स्थिति में मुझे इसी में अपना कल्याण लगता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रगिल के हिप्पी टोले के साथ चिपका रहूं। पुलिस की तलाश ठंडी हो जाने के बाद ही भोपाल का रुख करना श्रेयस्कर था। अब मेरी तलाश केवल पुलिस ही नहीं, गंजे चौधरी के आदमी भी कर रहे होंगे। वे लोग मेरे लिए पुलिस से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे, क्योंकि पुलिस को मेरे बहुरूप का ज्ञान नहीं था, जबकि मेरा वर्तमान बहुरूप मुझे प्रदान किए ही गंजे के आदमियों द्वारा गया था। लाजपत राय मार्केट के सामने से मैं 4 सीटर पर बैठा और रगिल पहुंचा। मैं वापस गेस्ट हाउस में पहुंचा, जहां मेरी पिछली रात की संगनी हिप्पी बला अभी भी सोई पड़ी थी। उस हिप्पी बला का नाम मार्गरेट था। पता नहीं उसे मुझ पर क्या भाया था कि उसने न केवल सहज ही मुझे अपना दोस्त कबूल कर लिया था, बल्कि उसने मुझे बड़ी सहूलियत से अपने हिप्पी टोले में खपा लिया था। अगले 8 दिन का मेरा एक एक क्षण उन्हीं लोगों के, विशेष रूप में मार्गरेटे के संसर्ग में गुजरा। रोज सामूहिक रूप से मारो दम का प्रोग्राम, रोज किसी न किसी डिस्कोथेक में, अधिकतर सेलर में ही राग रंग की दीवानगी से भरपूर महफिलें और फिर हर रात को उन्मुक्त अभिसार का आलम। जिंदगी का आनंद आ गया। उस दौर में मैंने अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीद लिया था। एक छोटा सा एयरबैग जैसा बैग, टॉयलेट का सामान, एक पजामा सूट, एक हाई नेक का स्याह काला गर्म स्वेटर, एक अतिरिक्त जीन और कमीज और अंडरवियर वगैरह। उन दिनों में चौधरी या उसके किसी आदमी से मेरा टकराव नहीं हुआ और मैं पुलिस की निगाहों में आने से भी बचा रहा था। 9वें दिन मेरी दिल्ली से निकासी की समस्या अपने आप ही हल हो गई। मार्गरेटे और उसकी साथी खुजराहो जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मुझे भी साथ चलने का निमंत्रण दिया गया, जो कि मैंने बेहिचक स्वीकार कर दिया था। उन लोगों का साथ मेरे पुलिस की निगाहों से बचे रहने की काफ़ी हद तक गारंटी थी। गेस्ट हाउस में मार्गरेटे की मुलाकात एक ब्रिटिश दंपति से हुई थी, जो टूरिस्ट थे, जिनके पास एक बहुत बड़ी बस नुमा फर्निश्ड वैन थी और वे झांसी तक मार्गरेटे और उसके 2 हिप्पी साथियों को और मुझे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गए थे। अगले दिन सुबह हम सब लोग दिल्ली से कूच कर गए। मुझे एक छोटी सी बात की अतिरिक्त चिंता थी। मेरे बैग में चौधरी की भरी हुई रिवॉल्वर थी। रास्ते में किसी स्थान पर कहीं तलाशी हो जाने पर मुझे उस रिवॉल्वर की सफाई देना मुहाल हो जाता। वह रिवॉल्वर ही मुझे फंसाने का इकलौता साधन बन सकती थी। विदेशी हिप्पी अफीम और चरस की तस्करी के लिए सारे एशिया में बदनाम थे, इसलिए रास्ते में कहीं भी तलाशी का माहौल पैदा हो जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए यह खतरा उठाना ज़रूरी था। मैं रिवॉल्वर से किनारा नहीं कर सकता था। अजीत वगैरह से टकराव के संदर्भ में मुझे रिवॉल्वर से बहुत उम्मीदें थी। मथुरा, आगरा, ग्वालियर पड़ाव डालते हुए हम लोग कोई 1 सप्ताह में झांसी पहुँचे। सौभाग्यवश रास्ते में पुलिस द्वारा रोका टोकी या तलाशी की कहीं नौबत नहीं आई थी। इतने दिन सुरक्षित गुजर जाने के बाद वैसे भी अब मेरा हौसला बुलंद हो चुका था। जेल से मेरे फरार होने का सनसनीखेज मामला भी अब ठंडा पड़ चुका था और बैंक डकैती का तो अब खबर में जिक्र तक नहीं आता था। तब तक मार्गरेटे से मेरी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते थे।
उसने इस हद तक मुझे अपने आप में लपेट लिया था कि मुझे चिंता होने लगी थी कि समय आने पर मैं उससे अलग कैसे हो पाऊंगा। कोई और वक्त होता तो मैं मार्गरेटे के मादक संसर्ग से किनारा करने की कल्पना तक न करता। उल्टे वह मुझे अपने से झटकने की कोशिश करती तो मैं बेशर्मी की तरह उससे चिपका रहता। लेकिन मेरे सामने एक मिशन था, एक ध्येय था। मैंने कसम खाई थी कि मैं अजीत वगैरह को उनकी दगाबाजी की सजा दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। झांसी में हम ब्रिटिश दंपति से अलग हो गए। एक सुबह हम सब बस पर सवार हुए और लगभग 5 घंटे के सफ़र के बाद खजुराहो पहुँचे। खजुराहो में हम चारों चंदेला होटल के 2 विशाल कमरों में ठहरे। लंच के तुरंत बाद हम खजुराहो के मंदिर देखने के लिए रवाना हो गए। रात को हम होटल वापस लौटे। वह रात मेरी मार्गरेटे के संसर्ग में गुजरी आखिरी रात थी। पता नहीं यह खजुराहो के मंदिरों में रीति क्रियाओं को दर्शाते पत्थरों में से तराश कर बनाई मूर्तियों का प्रभाव था या खजुराहो गांव के रहस्यपूर्ण वातावरण का प्रभाव था। यह सर्दियों की रात की बढ़ती ठंडक का प्रभाव था। यह हशीश के ज़रूरत से ज़्यादा नशे का प्रभाव था कि मार्गरेटे सारी रात लता की तरह मुझसे चिपकी रही। एक क्षण के लिए भी तो उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैं उसे बलपूर्वक अपने से अलग करने की कोशिश करता था तो वह नींद में ही और जोर से मुझसे लिपट जाती थी। भोर का उजाला फैला तो कहीं उसकी गिरफ्त मेरे शरीर से ढीली पड़ी। मैंने उसे अपने शरीर से अलग किया और उठ खड़ा हुआ। कुछ की तैयारी में मैंने केवल 10 मिनट लिए। मैंने एक आखिरी हसरत भरी निगाह उसके दूध से गोरे पुष्ट नग्न शरीर पर डाली और वहां से रवाना हो गया। मार्गरेटे दोपहर तक सोने की आदी थी। उसके जागने तक मैं खजुराहो से बहुत दूर निकल चुका हूँगा। हिच हाइकिंग और छोटे छोटे फासले तय करने वाली बसों का सहारा लेते अगले दिन रात को मैं भोपाल पहुँचा। भोपाल में मैं एक ऐसा घटिया से होटल में ठहरा जिसके मालिक का कैसा भी ग्राहक बिना किसी जवाब तलबी के स्वीकार था। संयोगवश वहाँ एक हिप्पी पार्टी भी ठहरी हुई थी। मैं वहाँ सुरक्षित था। अगले दिन मैंने रिवॉल्वर को बैग में से निकालकर अपनी पतलून के बेल्ट में खोस लिया और ऊपर से जैकेट की जिप बंद कर ली। मैं होटल से निकला और सुल्तानिया रोड पहुंचा। वहां मध्य प्रदेश स्टेट एम्पोरियम के पास मामूली सी पूछताछ करने पर ही मुझे मालूम हो गया कि नासिर खां कहाँ रहता था। नासिर खां एक 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में रहता था। कई घंटे में उस फ्लैट की निगरानी करता रहा। मुझे नासिर खां, अजीत या रश्मि में से किसी की भी दर्शन नहीं हुई। अंत में मैंने हिम्मत करके फ्लैट का चक्कर लगाने का फैसला किया। मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा। मैंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और दरवाजे का एक पल्ला पूरा खोल दिया। वह दरवाज़ा एक ड्राइंग रूम में खुलता था। ड्राइंग रूम खाली था। मैंने सावधानी से भीतर कदम रखा। अपने पीछे मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और चिटकने चढ़ा दी। ड्राइंग रूम के पृष्ठ भाग में एक और दरवाज़ा था जो बंद था। मैं दबे पांव उस दरवाजे की ओर बढ़ा। समीप आकर मैंने धीरे से दरवाजे को भीतर की ओर धकेला। वह दरवाज़ा भी खुला था। दरवाजे के दोनों पल्लों में जब लगभग 1 इंच की झिरी पैदा हो गई तो मैंने उसमें आंख लगाकर भीतर झांका। वह एक बेडरूम था। कमरे का अधिकतर भाग एक डबल बेड में घिरा हुआ था। बेड पर पीठ के बल कोई सोया पड़ा था। उसका शरीर छाती तक एक कंबल से ढका हुआ था। मैंने दरवाजे का एक पल्ला पूरा खोल दिया और भीतर कदम रखा। मैं पलंग के समीप पहुंचा। वह नासिर खां था। मैंने शांति की सांस ली। कोई तो हाथ आया। मेरी तलाश नाकाम नहीं गई थी। मैं बेडरूम से बाहर निकल आया। सबसे पहले मैंने फ्लैट का मुख्य द्वार भीतर से बंद किया। फिर मैंने बेडरूम समेत सारे फ्लैट की तलाशी ले डाली। 50 लाख रुपए के नोटों से भरे हुए लोहे के 7 बक्से छुपाने के लिए या केवल इतनी बड़ी रकम छुपाने के लिए काफ़ी जगह दरकार थी। रुपया कम से कम उस फ्लैट में नहीं था। रुपए की अनुपस्थिति ही यह सिद्ध करने के लिए काफ़ी थी कि उन लोगों का कोई और भी ठिकाना था। बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल पर मुझे एक चाबियों का गुच्छा पड़ा मिला जिसकी 2 चाबियां मैं अच्छी तरह पहचानता था। एक मॉरिस माइनर की इग्निशन की थी और दूसरी चाबी उसके दरवाजों को लगती थी। बेडरूम के पैताने एक स्टूल पड़ा था। मैं उस पर बैठ गया। नासिर खां की आंखें भी बंद थी। उसके सांस लेने के ढंग से ऐसा लगता था जैसे वह बहुत तकलीफ में हो। मैंने पतलून की बेल्ट में खुशी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। फिर मैंने बायां हाथ बढ़ाकर नासिर खां के शरीर से कंबल खींच लिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने रिवॉल्वर की नाल से पलंग की पट्टी खटखटाई। नासिर ने आंखें खोली।
सबसे पहले उसकी निगाह अपनी औरतनी रिवॉल्वर की नाल पर पड़ी। निगाह नाल से उछटी तो सीधी मेरे चेहरे से आकर टकराई। उसका मुंह खुल गया और नेत्र फट पड़े। फिर उसने यूं जोर से आंखें मिचमिचाई जैसे जो वह देख रहा था उसे उस पर विश्वास न हो रहा हो। उसने दोबारा आंखें खोली तो उसे अपने सामने फिर मैं ही दिखाई दिया। हेलो नासिर। मेरे होठों पर एक क्रूर मुस्कुराहट उभरी। रिमेंबर मी? मेरे हिप्पी रंगरूप के बावजूद भी उसने मुझे तुरंत पहचान लिया था। तो तुम। उसके कांपते होठों से केवल इतना ही निकला। भय और आतंक के अधिकाय से उसका चेहरा लाश की तरह सफ़ेद हो गया था। हाँ, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त। उठकर मेरा स्वागत नहीं करोगे? मेरे गले नहीं मिलोगे? उसने असहाय भाव से मेरी ओर देखा। क्या बात है? मैंने उत्सुक स्वर में बोला। तबीयत तो ठीक है? मैं बहुत तकलीफ में हूँ, वह कंपित स्वर से बोला। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अच्छा, कब? रीढ़ की हड्डी टूटने का मतलब था कि अगर वह मरा नहीं तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज तो हो ही गया था। फिर तो वह अपने स्थान से हिलने डुलने के भी काबिल नहीं रहा था। आज सुबह एक्सीडेंट हो गया, वह बोला। कैसे? मैं अपनी कार की डिक्की में कुछ सामान रख रहा था। अजीत अपनी जीप बैक कर रहा था। पता नहीं उससे ब्रेक नहीं लगी या जाने क्या हुआ कि जीप का पृष्ठभाग सीधा मेरी पीठ से आकर टकराया। मैं धक्के से हवा में उछल गया। नीचे जमीन से टकराने से पहले ही मेरा चेतना लुप्त हो चुकी थी। होश आया तो मैंने स्वयं को इस बिस्तर पर पाया। मालूम हुआ कि मेरी रीढ़ की हड्डी 2 जगह से टूट गई है। उसका जिंदा रहना मुश्किल था। मेरा काम उसकी तकदीर ने कर दिया था। उसकी तकदीर ने ही उसे सजा दे दी थी। तुम हिल डुल नहीं सकते? मैंने पूछा। कतई नहीं, केवल गर्दन हिला सकता हूँ। गर्दन में तकिए से उठा तक नहीं सकता, और कमर से नीचे तो सारा भाग मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर के साथ ही नहीं है। अजीत और रश्मि कहाँ हैं? वे डॉक्टर को बुलाने गए थे। डॉक्टर को क्या वे बम्बई से बुलाने गए हैं? मैं 4 घंटे से तुम्हारे फ्लैट के बाहर मौजूद हूँ। मुझे तो उनकी सूरत दिखाई दी ही नहीं। कितने बजे गए थे? 11 बजे, और अब 3:30 बज गए हैं। नासिर के चेहरे पर चिंता के लक्षण प्रकट हुए। नासिर, मैं गंभीर स्वर में बोला, तुम धोखेबाज ही नहीं, अकल के अंधे भी हो। क्या इतनी मामूली बात तुम्हारी मोटी अकल में नहीं घुस रही कि वे लोग तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं? उन्होंने जानबूझकर तुम्हें दुर्घटना का शिकार बनाया है ताकि तुम मर जाओ और लूट का सारा माल वे दोनों हड़प जाएं। नहीं, नासिर चिल्लाया, ऐसा नहीं हो सकता। वे लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। वे लोग तुम्हें धोखा दे चुके हैं। वे लोग तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाने का भी कभी इरादा नहीं था उनका। मैं उन्हें जान से मार डालूंगा। इस वक्त तो तुम एक मक्खी मारने के भी काबिल नहीं हो। लेकिन मैं अर्थपूर्ण स्वर से बोला, तुम्हारा यह काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहाँ हैं वे? तुम जेल से कैसे निकल भागे? उत्तर में मैं केवल मुस्कुराया। तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? बस लग गया। कैसे? छोड़ो, पता कैसे भी लगा। बहरहाल इस समय मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो, यह भी बताने की ज़रूरत है? जाहिर है कि तुम अपना हिस्सा हासिल करने के लिए ही यहाँ आए हो। तुम्हारा हिस्सा 10 लाख रुपए है। अगर तुम उन धोखेबाजों के खिलाफ मेरी मदद करना कबूल करो तो हम सारे रकम आधी आधी बांट सकते हैं। इस प्रकार तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे। अजीत कहाँ है? पहले तुम मेरे लिए डॉक्टर बुलाओ। ड्राइंग रूम में टेलीफोन है, जल्दी करो। मैंने अपने स्थान से हिलने का कोई उपक्रम नहीं किया। तुम पछताओगे, वह धमकी भरे स्वर से बोला। मैं अपने स्थान से उठा। रिवॉल्वर मैंने अपनी पतलून की बेल्ट में खोस ली और उसकी ओर बढ़ा। वह कुछ क्षण असमंजसपूर्ण नेत्रों से मुझे घूरता रहा और फिर एकदम आतंकित स्वर से चिल्लाया, खबरदार, मेरे पास मत आना।
गेट बैक, गेट बैक, आई से गेट बैक। मैं पलंग के सिराने पहुंचा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर के बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ लिए। उसके चीखने चिल्लाने की परवाह किए बिना मैंने उसका सिर तकिए से कोई 4 इंच ऊंचा उठाया और फिर छोड़ दिया। उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली, फिर उसकी आंखें उलट गई और सिर एक और लटक गया। मैंने उसकी नब्ज देखी। नब्ज काफ़ी धीमी चल रही थी। वह नहीं जानता था कि वह कितनी बुरी हालत में था। वह समझ रहा था कि डॉक्टर आएगा और उसे ठीक कर देगा, लेकिन मेरा ख्याल था कि अगर वह फौरन अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो भी वह कुछ घंटों से अधिक जीने वाला नहीं था। मैं किचन में से एक गिलास पानी भर लाया। मैंने थोड़ा सा पानी ज़बरदस्ती उसके हलक में उड़ेला और बाकी उसके चेहरे पर उलट दिया। नासिर के नेत्र फड़फड़ाए। मैं वापस स्टूल पर जा बैठा। उसके पूरी तरह होश में आने तक मैं चुपचाप स्टूल पर बैठा रहा। अजीत कहाँ है? अंत में मैंने फिर अपना पुराना सवाल दोहराया। वह अपलक मेरी ओर देखता रहा। नासिर, जिंदा रहने के लिए तुम्हें फ़ौरन डॉक्टर सहायता की ज़रूरत है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाऊं तो जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। मुझे नहीं मालूम, वह क्षीण स्वर से बोला। तुम एक ऐसा झूठ बोल रहे हो जिससे तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। अजीत और रश्मि तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ गए हैं और तुम उनकी सलामती के लिए उनका पता मुझसे छुपा रहे हो। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? तुम पहले डॉक्टर को फ़ोन करो। पहले तुम मुझे अजीत का पता बताओ। मुझे नहीं मालूम। इडियट, मैं दांत पीस कर बोला। मैं तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहा हूँ। मैं एक बार तुम्हें पलंग से उठाकर सीधा खड़ा करके भी छोड़ दूँ ना तो तुम्हारी आत्मा शरीर से किनारा कर जाएगी। इसलिए अक्ल से काम लो। वह चुप रहा। अजीत कहाँ है? मैंने फिर पूछा। मुझे नहीं मालूम। मैं अपने स्थान से उठा। उसकी आंखों में आतंक की छाया तैर गई। अगर तुम समझते हो कि इस हठधर्मी से तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है तो यह तुम्हारी मूर्खता है। रुक जाओ, वह चिल्लाया। रुक जाओ, मेरे पास मत आना। तो फिर बोलो, अजीत कहाँ है? वह चुप रहा। मैंने उसे सिर के बालों से पकड़ लिया। बताता हूँ, बताता हूँ, वह चिल्लाया। मैंने उसके बाल छोड़ दिए। वह जोर जोर से हाँफने लगा और असहाय भाव से मेरी ओर देखने लगा। मैं उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अजीत, वह क्षीण स्वर से बोला, इलाही बाग के फार्म हाउस में है। और इलाही बाग कौन सी जगह है? सांची की ओर जाने वाली सड़क के 14वें मील के पत्थर के पास से एक कच्ची सड़क दाईं ओर फुटती है। वह सड़क सीधी इलाही बाग पहुंचती है। वह बाग किसका है? अजीत के दोस्त का। दोस्त भी वहीं है? हाँ। क्या नाम है उसका? वजाहत अली। बाग में और कौन कौन है? 3-4 नौकर चाकर हैं और बस। अजीत वहाँ क्यों रह रहा है? उसे वह जगह नगर के मुकाबले में सुरक्षित लगती है। तो तुम नगर में क्यों रह रहे हो? मैं कल ही यहाँ आया हूँ। पहले मैं भी वहीं था, लेकिन मैं वहाँ की बोर जिंदगी से तंग आ गया था। तुम्हें कैसे पता कि अजीत वहीं होगा? क्योंकि भोपाल में इस फ्लैट और उस फार्म हाउस के अलावा उसका और कोई ठिकाना नहीं है। रश्मि ने अजीत के किसी काफ़ी बार का जिक्र किया था। वह काफ़ी बार किलोल पार्क में था, अब बंद हो चुका है। रश्मि भी इलाही बाग में अजीत के साथ है? हाँ। और डकैती का रुपया भी वहीं है? नासिर हिचकिचाया। चुप रहने से क्या फ़ायदा? तुम्हारे साथी तो तुम्हें धोखा दे चुके हैं। तुम्हारा उससे कोई उम्मीद करना बेकार है। एक्सीडेंट अगर मैं मान भी लूँ कि संयोगवश हो गया था तो भी उसका तुम्हें इस प्रकार असहाय हाल में यहाँ छोड़ जाना ही क्या यह सिद्ध करने के लिए काफ़ी नहीं है कि वे तुम्हें लूट के माल में से हिस्सा नहीं देना चाहते? नासिर, उनसे तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा भला कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुला सकता हूँ। लूट की रकम में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दिला सकता हूँ। तुम ऐसा करोगे? यह तो तुम्हारे सहयोग पर निर्भर करता है। रुपया
फार्म हाउस में ही है, नासिर बोला। फार्म हाउस में कहाँ? इमारत में ही कहीं, पक्का ठिकाना मुझे नहीं मालूम। वह घर वजाहत अली का है, इसलिए उसी ने रुपया कहीं छुपाया है। यह वजाहत अली कैसा आदमी है? क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि रुपया वह ही हड़प कर जाए? ऐसा नहीं हो सकता। अजीत को उस पर पूरा विश्वास है। आजकल का पूरा विश्वास कैसा होता है? इसके बहुत नमूने मैं देख चुका हूँ, लेकिन वह वाकई भरोसे का आदमी है, जैसे अजीत तुम्हारे भरोसे का आदमी था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अजीत मुझे धोखा दे गया है। सपने देखते रहो, दिल बहला रहेगा। वह चुप रहा। मैंने ड्रेसिंग टेबल से चाबियों का गुच्छा उठा लिया। कार तुम्हारी है या यह भी चोरी की है? मैंने पूछा। मेरी नहीं है, नासिर बोला, लेकिन चोरी की भी नहीं है। तो फिर किसकी है? अजीत की। आई सी। कहाँ खड़ी है? मध्य प्रदेश स्टेट एम्पोरियम की पार्किंग में। मैंने चाबियों के गुच्छे में से मॉरिस माइनर की दोनों चाबियां निकाल ली और गुच्छा वापस ड्रेसिंग टेबल पर उछाल दिया। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। कहाँ जा रहे हो? नासिर व्यग्र स्वर से बोला। यहाँ से बाहर। लेकिन पहले डॉक्टर को तो फोन करो। फोन खुद कर लो। लेकिन मैं तो अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता। कितने अफसोस की बात है, तुम मुझे इस असहाय हालत में छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। वह यूं बोला जैसे रोने लगा हो। तुम्हारे जैसे धोखेबाज आदमी के लिए तो मैं एक उंगली हिलाना भी पसंद नहीं करूँगा। मैं नफरत भरे स्वर से बोला। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ इस हालत में मिले, वरना तुम्हारे नापाक खून से मुझे अपने हाथ रंगने पड़ते, और फिर अगर डॉक्टर आ भी जाए तो वह तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारी ज़िंदगी के केवल चंद घड़ियाँ बाकी है। तुम्हारी मौत निश्चित है। अपने पीछे रोते चिल्लाते, गालियाँ देते, फरियाद करते बेबस नासिर खां को छोड़कर मैं फ्लैट से बाहर निकल आया। अंधेरा हुए बहुत देर हो चुकी थी। इलाही बाग तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यह देखकर मुझे सख्त हैरानी हुई कि फार्म हाउस के अगले और पिछले दरवाजे पर दो सशस्त्र आदमी पहरा दे रहे थे। फार्म हाउस का एक विशाल चबूतरे पर बनी एक पुराने ढंग की 2 मंजिली इमारत थी। इमारत बाग के एकदम बीच में थी और चारों ओर से पेड़ों से घिरी हुई थी। मुझे इमारत में अजीत और रश्मि के अतिरिक्त 2 और व्यक्तियों की झलक मिल चुकी थी। इमारत से बाहर मौजूद राइफलधारी आदमी मुझे भारी उलझन में डाले रहा था। यह सावधानी क्यों? वहाँ हमेशा ही ऐसी सावधानी बरती जाती थी या अजीत को किसी खतरे का आभास मिल गया था? इतनी ही देर मैं पेड़ों में छुपा पाइप के कस लगाता रहा और इमारत की निगरानी करता रहा। अजीत या रश्मि में से कोई इमारत से बाहर नहीं निकला। मैं वापस लौट पड़ा। कच्ची सड़क से होता हुआ मैं मेन रोड पर पहुंचा। वहाँ वह खटारा मॉरिस माइनर खड़ी थी, जो मैंने नासिर के निर्देश पर मध्य प्रदेश स्टेट एम्पोरियम के कंपाउंड से उठाई थी। मैं वापस सुल्तानिया रोड नासिर के फ्लैट में पहुंचा। नासिर वहां नहीं था, जहां उसे होना चाहिए था, अर्थात पलंग पर। मुझे उसका मृत शरीर ड्राइंग रूम में पड़ा मिला। टेलीफोन का रिसीवर अभी भी उसके हाथ में था। शायद आखिरी क्षण उसे अजीत को मेरे आगमन की चेतावनी देने का ख्याल आ गया था। फार्म हाउस में सशस्त्र आदमियों की मौजूदगी की इसके अतिरिक्त कोई और वजह नहीं हो सकती थी। मैं फ्लैट से बाहर निकल आया। दुकानें बंद होने से पहले मैं एक लगभग 20 गज लंबी सिल्क की डोरी खरीदी और मॉरिस माइनर पर वापस इलाही बाग पहुंचा। कार इस बार भी मैंने मेन रोड पर छोड़ दी और एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरी में सिल्क की डोरी संभाले पेड़ों के पीछे छुपता छुपाता मैं फिर फार्म हाउस की ओर बढ़ा। फार्म हाउस का वातावरण वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। अजीत और रश्मि तक पहुंचने से पहले मेरा सशस्त्र पहरेदारों से निपटना जरूरी था। यह बात तो निश्चित थी कि वे लोग मुझसे थोड़े बहुत भयभीत जरूर थे,
वरना इमारत के बाहर मुझे सशस्त्र पहरेदार दिखाई ना देते। लेकिन फिर भी शायद वे इतने भयभीत नहीं थे कि मुझसे निपट ना सके और वहां से भाग निकलने का इरादा कर ले, या शायद किसी वजह से उनका वहां से तुरंत भाग निकलना संभव नहीं हो पाया था। बहरहाल मुझे जो कुछ करना था आज की रात ही करना था। कल तक स्थिति मेरे काबू से और बाहर हो सकती थी। और फिर एक खतरा और भी था मुझे। अजीत बड़ी आसानी से पुलिस को एक गुमनाम टेलीफोन करके यह सूचना दे सकता था कि दिल्ली की जेल तोड़कर भागा हुआ खतरनाक अपराधी सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल इस समय भोपाल में मौजूद था और शायद इलाही बाग के आसपास कहीं था। मैं अजीत से निपट सकता था, लेकिन पुलिस जैसी संगठित शक्ति का मुकाबला न कर सकता था और न करना चाहता था। मैंने सबसे पहले फार्म हाउस के टेलीफोन की तारें ही काटी। अगर अजीत को अभी तक मेरे बारे में पुलिस को फ़ोन करने का ख्याल नहीं आया तो अब उस ख्याल की कोई कीमत नहीं थी। अब वह पुलिस को कम से कम फ़ोन नहीं कर सकता था। मैं पेड़ों के पीछे पीछे छुपता हुआ इमारत के पृष्ठ भाग में पहुंचा। पिछले दरवाजे के सामने पूर्वतः सशस्त्र आदमी मौजूद था। उसने राइफल कंधे पर रखी हुई थी और वह फौजियों की तरह बड़ी मुस्तैदी से इधर उधर फिर रहा था। मैं बिल्ली की तरह चुपचाप एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ की एक शाखा चबूतरे के ऊपर तक पहुंची हुई थी। मैं उस शाखा पर पत्तों में छुपकर बैठ गया। सिल्क की डोरी के एक सिरे पर मैंने फिसलने वाली गांठ लगाकर एक फंदा सा बना लिया और प्रतीक्षा करने लगा। मेरा हाथ जेब में रखे पाइप की ओर बढ़ा, लेकिन मैंने फौरन वापस खींच लिया। उस निस्तब्ध वातावरण में तंबाकू जलने की गंध बहुत दूर दूर तक फैल सकती थी और उसकी मौजूदगी का भेद खोल सकती थी। वजाहत अली एकाएक इमारत के सामने के भाग से आती एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। सब ठीक ठाक है ना? वह आवाज़ अजीत की थी। अजीत ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर भी बाग के असाधारण रूप से शांत वातावरण की वजह से उसकी आवाज़ मेरे कानों में पहुंच गई थी। फिक्र मत करो दोस्त, एक दूसरी आवाज़ आई। मेरे आदमी पूरी मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं और फिर मेरे ख्याल से तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हो। एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? सुनो, टेलीफोन में करंट नहीं है। अच्छा, फिर बिगड़ गया? यह टेलीफोन बिगड़ा ही रहता है। कहीं इसमें विमल की तो कोई शरारत नहीं? कैसी शरारत? शायद उसने हमारा शहर से संपर्क काटने के लिए लाइन काट दी हो। तुम वहम कर रहे हो। अरे यह टेलीफोन तो अक्सर बिगड़ जाता है, और सच पूछो तो मुझे विश्वास नहीं कि वह छोकरा इस जगह के पास भी फटकने की हिम्मत करेगा। मैं एक बार उसे समझने में भूल कर चुका हूँ और दोबारा नहीं कर सकता। जिस दिन मैंने अखबार में उसके पुलिस की गाड़ी से निकल भागने की खबर पढ़ी थी, मेरा हार्ट फेल होता होता बचा था। वह वाकई कोई बेहद खतरनाक और साधन संपन्न मुजरिम है। जेल के भीतर रहते रहते जेल से निकासी का कोई इंतजाम कर लेना एक करिश्मे से कम नहीं है। हम धोखे में रहे। अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम एक गलत आदमी फंसा बैठे। अनजाने में हमने भीड़ के छत्ते में हाथ दे दिया। जिसे हम मिट्टी का मद्धो समझ रहे थे, वह तो हमारा भी बाप निकला। अगर यह बात मुझे पहले समझ में आ जाती तो मैं उसे फंसवाने की कभी कोशिश न करता। मैं या कोई और आदमी तलाश करता या बड़ी शराफत से उसे उसका हिस्सा दे देता। आज भी अगर उसके साथ सुलह का कोई सिलसिला बन जाए तो मैं उसे उसका हिस्सा देने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम खामखा डर रहे हो अजीत। उसे यहाँ आने की गलती करने दो। मैं उसे मच्छर की तरह मसल दूंगा। लेकिन टेलीफोन लाइन, वह मत करो। वह लाइन अक्सर डेड हो जाती है। तुम कहाँ टेलीफोन करना चाहते थे? मैं सोच रहा था क्यों ना हम उसकी सूचना पुलिस को दे दे। वह फरार मुजरिम है। पुलिस उस पर चढ़ दौड़ेगी तो हमारा पीछा छूट जाएगा।